बहुत आम खबरों के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। और सबसे पहले तो ये है कि सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी हुकूमत ने आइनी तरमीम जो है वो मंजूर करवा ली है। अब ये हुई कैसे है, ये कहानी अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। गुज़िश्ता 2-2.5 माह से आपको हम यही बता रहे हैं कि एक आइनी तरमीम करने की कोशिश की जाएगी। पहले ये मामला कादी साहब की एक्सटेंशन से जुड़ता था, फिर ये मामला दीगर चीज़ों से जुड़ता था। अब करते करते हुकूमत बचाने के मामलात में आ गई। देखिए, जो चीज़ें हुकूमत पहले एग्रेसिवली कर रही थी, हुकूमत की कोशिश थी कि कादी साहब को एक्सटेंशन दी जाए, मामलात अपने कंट्रोल में रखे जाएं। अब हुकूमत एक डिफेंसिव पोजीशन में है। हुकूमत कम से कम एक ऐसी आइनी तरमीम लाने पर आ गई जिसमें उनकी जो जाली मैंडेट वाली हुकूमत है वो ज़्यादा देर तक ठहर सके या वो बच जाए, वो हुकूमत ना गिरे। तो ये इस वक्त का मुद्दा तो ये है जो समझ आता है। देखिए, इसमें जो सबसे टेक्निकल चीज़ है वो तो है आइनी बेंच। अब आइनी बेंच के हवाले से ना ये कुछ इंकशाफात किए हैं बैरिस्टर गौहर साहब ने कि जो चीज़ें मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे ना कि जो चीज़ें मेरे साथ तय हुई हैं या जो मेरा आइनी मुसव्वदा है उसके ऊपर आइनी तरमीम हो रही है, तो ये बात गलत साबित हुई क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने कुछ चीज़ें बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि तरमीम के हवाले से जो चीज़ें तय हो चुकी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान साहब में और कमेटी के अंदर जो बातें हुई थी, ये तरमीम वो वाली नहीं है जो ऐवान में पेश की गई। वहाँ पे जालसाजी की गई, जाली हुकूमत है ना, जालसाजी हुकूमत में आए फॉर्म 47 पे, तो वहाँ पे भी इन्होंने जालसाजी की। अब वो जो जालसाजी की वो ये है कि नंबर 1 उसमें तय किया गया था, लेकिन चंद चीज़ें तब्दील कर दी गई हैं। ये तय था कि जो बेंच बनेगा आइनी अदालत का, उसमें कमेटी में उन्होंने कहा जी 5 सीनियर जजेस का नाम पहले आया था कमेटी के अंदर कि पहले 5 सीनियर जजेस होंगे, उनका आइनी बेंच बन जाएगा, यानी चीफ जस्टिस होंगे। उनके बाद 4 दीगर सीनियर जजेस हैं। अगर मंसूर अली शाह साहब फ़र्ज़ करें चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो होंगे सरबराह आइनी अदालत के। उनके बाद मुनीब अख्तर, या अफरीदी, फिर नीचे अमीनुद्दीन खान और फिर एक और जज साहब। तो इस तरह ये 5 बनेंगे। लेकिन अब इसमें तब्दीली ये कर दी गई है कि चीफ जस्टिस के अलावा जो बाकी 4 जजेस हैं वो भी हुकूमत फैसला करेगी कि कौन से आएंगे। अब मज़े की बात यह है कि ये पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तारीख में पहली पार्लियामेंट है जो अदालती बेंच बनाएगी। मैं आपको फिर समझाता हूं कैसे। दुनिया की जितनी भी अदालतें हैं ना, वहां पे जो बेंच बनाने का इख्तियार है ना, वो अदालत के पास ही होता है। कई मुल्कों में चीफ जस्टिस के पास होता है, कई मुल्कों में जजेस की एक कमेटी है उसके पास होता है। जैसा कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की एक कमेटी बन गई है। हर मुल्क का अपना अपना तरीक़ाकार है कि इस खुदकार तरीके से बेंच तश्कील दिए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद सुप्रीम कोर्ट बन गई है जहां पे एक आइनी अदालत बनाई जाएगी जिसके बेंच के जजेस का जो तयन है या उसके बेंच की जो तश्कील है वो पार्लियामेंट करेगी। ये बड़ी अजीब चीज़ है। यानी मैं हैरान हो रहा था, मैंने हबीब अकरम साहब से ये बात सुनी तो मुझे लगा कि ये तो दुनिया की तारीख बदल दी है पाकिस्तान ने आज। यानी इतना कंट्रोल, और आइनी अदालत पे ही क्यों कंट्रोल। देखें, धांधली वाला मामला कहाँ जाएगा? आइनी अदालत में जाएगा, आइनी बेंच के सामने जाएगा ना। ये जो आइनी तरमीम करना चाहते हैं कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा। हुकूमत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी नाअहलियाँ हैं या जितनी भी 2 नंबरियाँ हैं, वो सारी उसी बेंच के सामने जानी है। अब हुकूमत अपना एक हमख्याल बेंच बना लेगी। चीफ जस्टिस चाहे उसके अंदर यरगमाल हो जाए, चीफ जस्टिस अगर मर्जी का नहीं भी है तो अपना एक हमख्याल बेंच बना लेगी, या ऐसे जजेस को शामिल किया जाएगा जिन्हें बड़े आराम से कंप्रोमाइज़ पे मजबूर किया जा सकता हो। तो उन जजेस पे एक बेंच बनाया जाएगा ताकि कोई भी हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा ना हो, बल्कि हुकूमत की मुश्किलात को आसानियों से तब्दील किया जाए। फिर एक और अल्फाज भी तब्दील किए गए हैं, और ये भी कि हाई कोर्ट के अंदर आइनी बेंचेस बनेंगे। ये तो कभी तय ही नहीं हुआ था कमेटी के अंदर, बैरिस्टर गौहर ने बताया। ये भी कमेटी में तय नहीं हुआ था, तो ये आपने कैसे कर दिया? तो फजलुर रहमान साहब अगर ये कह रहे हैं कि आइनी मुसव्वदे में उनका बड़ा किरदार है, तो याद रखें कि चाहे ये मिली भगत के साथ हुआ या जैसे भी हुआ, इस आइनी तरमीम ने नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान की अदलिया को। इसके ऊपर जो है वो सबका अलग अलग सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोटे जिनके मैं नाम ले रहा था वो सामने आ गए। लेकिन 1-2 लोगों को देखकर हैरत हुई कि ये बंदे कहाँ से बीच में आ गए। शहबाज गिल साहब ने जो रिपोर्ट किया है, क्योंकि देखें ना वो पार्टी की मेन कमेटी के अंदर भी शामिल है, तो शहबाज गिल के पास डायरेक्ट पार्टी से इंफॉर्मेशन होती है, कोर कमेटी में भी होते हैं। तो उन्हीं से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा बंदा प्रॉपरली अब तक लोटा बना है। इस बारे में शहबाज गिल ने कहा कि जी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इमरान खान साहब को फैसला करने तक कोई इनका दिफा ना करे,
वो ये नहीं कह रहे इन पे तनकीद ना करें, वो कह रहे हैं दिफा ना करें। शायद पार्टी पॉलिसी ये है। बहरहाल जो हाउस के अंदर जो लोग आए लोटे बन के, मैंने आपको 3 नाम पहले बताए थे। मैंने चौधरी इलियास का आपको शुरू से बताया हुआ था, मैंने आपको बताया हुआ था औरंगजेब खिच्ची का और ज़हूर कुरैशी का। तो जनाब ये ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खिच्ची और उस्मान, सॉरी चौधरी इलियास नहीं, उस्मान, चौधरी उस्मान का बताया हुआ था। ये तीनों तो कंफर्म हाउस के अंदर आए। इनके अलावा 2 और बंदे हैं जो हाउस के अंदर आए। उनमें एक जनाब मुबारक ज़ेब। ये मुबारक ज़ेब वो शख्सियत है, जब मैंने इनके लिए वीलॉग किया और मैंने बताया कि मुबारक ज़ेब कंप्रोमाइज़ होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनसे रब्ता करना चाहिए। वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ताल्लुकात बनाना भी चाहते थे माजी में, तो तहरीक-ए-इंसाफ ने उनसे रब्ता भी किया। अब ठीक 2-3 दिन पहले मुबारक ज़ेब के साथ शाहिद खटक का रब्ता ख़त्म हो जाता है। शाहिद खटक जो है वो उसको ढूंढ रहे हैं, बाकी लोग भी ढूंढ रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा था। मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि मुबारक ज़ेब गायब है। तो वहाँ से मुझे आइडिया उस वक्त हो गया था कि मुबारक ज़ेब शायद कंप्रोमाइज़ हो गया है। तो फिर उसको देखा, मुबारक ज़ेब को शायद ज़्यादा अच्छी और बड़ी ऑफ़र मिली हुकूमत की जानिब से। तो वो मुबारक ज़ेब जिसने इमरान खान के नाम पे वोट लिया, अपने शहीद भाई के खून के नाम के ऊपर वोट लिया, वो जो चौकों में खड़ा होकर कहता था कि इमरान खान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उसने जितनी शराइत रखी वो सारी शराइत सूबाई हुकूमत ने मानी। इसके बावजूद उसी मुबारक ज़ेब ने पीठ में छुड़ा घोंपा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपने वोट लेकर आया था, अपना वोट तो उसका एक भी नहीं है, एक भी वोट उसका अपना नहीं है। वो हुआ ये था कि उसने इमरान खान के नाम पे और अपने शहीद भाई के नाम पे वोट मांगा था, तो लोगों ने हमदर्दी में आके वोट डाल दिया था। लिहाजा मुबारक ज़ेब जो है वो दोबारा कभी जीतने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। उसने अपनी कीमत लगवा ली जितनी लगानी थी। अब ये बाजोड़ में जाके वहाँ पे एक जलसा करके देख लें, इनको आइडिया हो जाएगा। एक जी चौधरी इलियास। चौधरी इलियास के बारे में मैंने गुज़िश्ता माह वीलॉग किया था और मैंने बताया था कि ये आदमी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके, और बाकायदा कुछ मैंने बंदे भी बताए थे कि जिन्होंने डील करवाई थी, ये इलेक्शन लड़ने आया था और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट इसको दिलवाया गया था 2 नंबरी करके चौधरी इलियास को। और चौधरी इलियास जो है उसने इलेक्शन लड़ा इस शर्त पे था कि मैं जैसे ही इलेक्शन जीतूंगा, माई बाप आप मुझे दे दें फॉर्म 47, यानी मैं तो जीत रहा हूं इलेक्शन, इमरान खान को तो वोट पड़ रहा है, मुझे फॉर्म 47 मेरा असली दे दें, आप जहां कहेंगे ना मैं वहां चला जाऊंगा। तो बाद में इसने अपने आकाओं के कहने के ऊपर फॉर्म 47 जब इसको मिल गया तो इसने एक बयान हल्फी दे दिया काफ लीग को। तो काफ लीग को इसकी वजह से 2 सीटें मिली, एक सीट मिली मखसूस और एक मिली इसकी अपनी। तो चौधरी इलियास वहाँ चला गया था। अभी कुछ अर्सा पहले जब मैंने इस पर वीलॉग किया तो इसने बड़ी तनकीद की मेरे ऊपर, मेरे खिलाफ इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ गुजरात में, और इसने कहा ये मेरे ऊपर मुकदमा करेगा, हत्या की इज़्ज़त का दावा भी करेगा, मेरे ऊपर केस करेगा। तो मैंने इन लोगों को कहा था आप केस करें मेरे ऊपर, मेरी खबर ठीक है। तो वो खबर जो है वो दुरुस्त साबित हुई। चौधरी इलियास जो है वो जर्मनी चले गए थे कुछ अर्सा पहले, जर्मनी के एक अस्पताल में इलाज भी करवा रहे थे। उनके सारे ख़ानदान ने उन्हें मना किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लाहौर में उनकी दुकानें गिरा दी जाएंगी तो फिर डर के, परेशान होके, और लालच भी बहुत बड़ा था, पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा था, तो जनाब चौधरी साहब फौरी तौर पे वापस पहुंचे और वापस पहुंचने के बाद उन्होंने आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया। ये वो 5 लोग हैं जो हाउस के अंदर आए। जो हाउस में नहीं आए 4 लोग, वो कौन से हैं ज़रा वो भी आप नाम सुन लें। इनमें एक रियाज फतेहाना साहब है। रियाज फतेहाना साहब पाकिस्तान से बाहर थे, उनके बेटे को उठा लिया गया और उनके साथ बड़ी लंबी चौड़ी निगोसिएशंस हुई, उनके बेटे को छोड़ दिया गया, फिर दोबारा उठा लिया गया। तो रियाज फतेहाना साहब आए और ये गवर्नमेंट की लॉबी के अंदर मौजूद थे। उनके अलावा जी ज़ैन कुरैशी 16 तारीख से अपनी फैमिली के साथ राब्ते में नहीं है, और ज़ैन कुरैशी की एहलिया को भी इसी बीच में गायब किया गया था 4 घंटे के लिए। फिर ज़ैन कुरैशी जो है वो देखे गए हुकूमती कैंप में। अब देखना यह है कि ज़ैन कुरैशी इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद अपने वालिद को जेल से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। क्या अगर उन्होंने ये किया है तो अपने वालिद से पूछ कर किया है या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया है, फैमिली उनकी क्या कह रही है, ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में खुलेंगी। और ज़ैन कुरैशी के साथ एक्चुअली हुआ क्या ये भी हमें जल्दी पता चल जाएगा। इसके अलावा जी मिकदाद हुसैन, जिनके बारे में सब कह रहे थे कि ये बिक गए हैं और इन्होंने अपने आप को अगवा करवा लिया है, तो ये भी जनाब शामिल हैं। और एक जो हैं वो असलम घुम्मन साहब, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन को बहुत दफ़ा कहा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने कि ब्रिगेडियर साहब मेहरबानी करो, आप हमारे साथ चलें, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब बज़िद थे कि जनाब मैंने नहीं जाना, मैंने यहीं पर रहना है। और फिर ब्रिगेडियर साहब के साथ क्या हुआ देखें, वो भी हुकूमती लॉबी में बैठे हुए थे। तो ये वो 9 लोग हैं जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। अब ये लोग अपने हलकों में जाके आवाम से वोट मांग के देखें, इनको
लग पता जाएगा। अगर इनके पास बल्ले का निशान हुआ और इमरान खान इनकी बैक पे खड़ा हुआ तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अदरवाइज लोग इनके बारे में क्या करेंगे उसका आपको अंदाज़ा है। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको जो बहुत सारे करैक्टर बताए, जो लोग कमज़ोर पड़ गए, मजबूर हो गए या बिक गए, वहाँ कुछ ऐसे करैक्टर हैं जो नहीं भी बिके, जिनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। सादुल्लाह बलोच आप नाम याद रखिएगा, चौधरी इम्तियाज़ का आप नाम याद रखिएगा, और बहुत सारे लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता नाम आपके सामने आएंगे। लेकिन आदिल बज़ई जो है उसने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। वहाँ कोयटा में उसके प्लाजे गिरा रहे थे, उसका घर गिरा रहे थे, उसको आखिरी वक्त तक धमकाया जा रहा था, कारोबार तबाह कर दिया, फैमिली को हरासा किया, बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के हर चीज़ का, लेकिन वो नहीं बिका। उसने कहा मैं इमरान खान की पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा। माजी में उससे गलती हुई, उसने एक बयान अल्फी दे दिया कि जी PMLN में मुझे शामिल कर दें, लेकिन उस गलती का उसने अजाला किया, अपनी प्रॉपर्टी तोड़वा के, अपना माली नुकसान करवा के, अपना पूरा कारोबार तबाह करवा के, और हर चीज़ उसने। अब जब भी वो इलेक्शन लड़ेगा कोयटा में, आप देखेंगे वो जीत जाएगा। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला हुआ तो अब ये इलेक्शन नहीं हारता, हीरो बन गया वो। और बहुत सारे हीरोज हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, पाकिस्तान में 4 डिक्टेटर्स आए, चारों डिक्टेटर्स ने मिलकर पाकिस्तान की पार्लियामान के साथ वो नहीं किया जो पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मिलकर कर दिया। यानी शहीद भुट्टो की जमात ने और नून लीग ने मिलके, यानी ये कुर्बानियों के दावेदार हैं, जमहूरियत के दावेदार हैं, वहाँ पे खड़े होकर ख्वाजा आसिफ कह रहे थे जी वोट को हमने इज्जत दी है और ये हमने वोट को इज्जत दी है। भाई इस तरीके से अगर वोट को इज्जत देनी है ख्वाजा साहब, तो फिर तो पाकिस्तान में जमहूरियत नापैद हो जाएगी। माओ बेटियों को उठा के, बहुओं को उठा के, लोगों को टॉर्चर करके, ज़हनी तौर पे टॉर्चर करके, मेम्बरान को अगवा करके, 70 करोड़ में वोट खरीद के, अगर ऐसे आपने वोट को इज्जत देनी है तो शाबाश आपके वोट को इज्जत देने पर। उमर अयूब साहब ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा जी इस आईनी तरमीम के ऊपर ना आप लिख देते कि वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो तक का सफ़र। ये जनाब उन्होंने कहा कि जुमला आपको इस आईनी तरमीम के ऊपर लिखना चाहिए था। 65 वोट जनाब दावा है स्पीकर का, वहाँ पे चेयरमैन का, सेनेट चेयरमैन का, कि जनाब यहाँ पे पड़े हैं। हालांकि 64 चाहिए थे। 225 कौमी असम्बली में 1 वोट एक्स्ट्रा भी रखा गया था कि खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ, कोई बंदा मुकर गया तो वहाँ से 224 तो पूरे हों। 2 बंदे मुकर गए तो लॉबी में पीछे 4 बंदे बिठाए हुए थे कि ज़रूरत पड़ी तो इनके वोट भी डलवा दिए जाएंगे। इत्तला के मुताबिक 2-3 लोग और भी बैकअप पे मौजूद थे। अच्छा जी, डॉक्टर जरका, इनका मुझे एक फ़ोन आया था और लकीली उस वक्त मैं एक वीलॉग की तैयारी कर रहा था, तो मेरे ना माइक लगा हुआ था और इनका फ़ोन मैंने रख के स्पीकर फ़ोन पे सुना था। तो वो बच्चे ने बटन दबा दिया और मेरे पास इनकी पूरी कॉल रिकॉर्ड पड़ी हुई है। जो मेरी डॉक्टर जरका से बात हुई थी वो कॉल मेरे पास रिकॉर्ड पड़ी हुई है। वो इतनी इंटरेस्टिंग कॉल है, बड़ी मज़ेदार कॉल है, तो कभी मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या कुछ है, हो सकता है जल्दी बताऊंगा। तो डॉक्टर जरका जनाब एक करैक्टर है और एक फैसल सलीम, ये 2 करैक्टर हैं। इन्होंने भी इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा। इनके वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन बैकअप पे इनको रखा हुआ था। जबकि मेंगल साहब जो हैं उन्होंने बिलावल से भी मुलाकात की, फजलुर रहमान से भी मुलाकात की और अपने 2 सेनेटर भी दे दिए। मैं मेंगल साहब को ये क्यों कह रहा हूँ, देखें मेंगल साहब ने हमेशा बात तो वो करते हैं बलूचिस्तान की, लेकिन वो रवायती सियासतदानों से बाहर नहीं निकलते। आज बलूचिस्तान जो है वो मारंग बलोच के पीछे खड़ा है। आज बलूचिस्तान जो है वहाँ जो बहुत सारे नौजवान खड़े हो रहे हैं उनके पीछे खड़ा है। वो नौजवान क़यादत को लोग पसंद कर रहे हैं। अगर बलूचिस्तान में जेन्युइनली इलेक्शन होना शुरू हो जाए तो पुराने सरदारों की ज़मानतें जब्त करवा दें ये नौजवान। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। बैरिस्टर गौर साहब ने हवाला दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ जो है वो साकिब बशीर साहब ने भी बताई है, बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं आपके सामने दोनों रख देता हूँ कि ये आईनी तरमीम चलेगी या नहीं चलेगी। उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 239 है एक और आइन का, और एक है आर्टिकल 156। इनके मुताबिक उन्होंने कहा कि जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती और जब तक खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स मुकम्मल नहीं हो जाते या वो आ नहीं जाते ऐवान में, तो दोनों ऐवान नामुकम्मल हैं। तो नामुकम्मल ऐवान से आईनी तरमीम नहीं हो सकती, लिहाजा ये चैलेंज हो जाएगी और ये आईनी तरमीम नहीं है। ये बैरिस्टर गौर साहब ने कहा। तो क्या ये ऐसे ही है? देखिए, एक तो 2/3 आपको चाहिए होती है ना, यानी सेनेट में आपको चाहिए थे, टोटल होते हैं 97, इस वक्त हैं 85। 97 अगर पूरे हों तब भी आपको 64 चाहिए, तो उन्होंने अपने 65 पूरे कर दिए। लेकिन जो 12 मौजूद नहीं है, जो खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे, उनका एक हक और इस्तेहकाक ख़त्म हो गया कि जनाब उनको जो मौका मिलना चाहिए था उनको वो मौका नहीं मिला वोट डालने का
या उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का। तो ये ऐवान क्योंकि नामुकम्मल है, लिहाजा आईनी तरमीम नहीं हो सकती। ये मामला बैरिस्टर गौर ने उठाया। इसी तरह कौमी असम्बली का भी है कि 342 में से आपको 224 चाहिए होते हैं। तो अगर 224 आपने पूरे कर लिए 215 में से ही, तो भी आपकी आईनी तरमीम हो गई। लेकिन वो जो ऊपर वाले बंदे हैं, वो जो मखसूस नशिस्तें हैं, जब तक वो नहीं आ जाते तो उनका एक हक है जो आईनी तरमीम में हिस्सा लेने का, वो उनसे छीना गया है। तो ईवान मुकम्मल नहीं है। तो इस हवाले से एक बैरिस्टर गौर साहब ने चीज़ सामने रखी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। देखिए, मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट में ये तरमीम चैलेंज हो जाए और एक नई सिचुएशन बन जाए, लेकिन कुछ सवालात और हैं। हामिद खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जी वकला की तहरीक तैयार है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे अगर ये आईनी तरमीम पास करवाने की या इसको लागू करने की कोशिश की गई तो। अब सवाल ये है कि क्या सारी लड़ाई इमरान खान ने लड़नी है, या ये भी लड़ाई उसने लड़नी है, ये भी उसने लड़नी है। कौम का कोई किसी किस्म का फ़र्ज़ नहीं है। यानी इस वक्त जो अटैक हुआ है, आईने पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ ना, और अदलिया को टुथलेस कर दिया गया है। अदलिया की सारी पावर छीन के वो लोग ले गए हैं जिनका एहतसाब अदालत ने करना था। यानी आप ये समझें कि एक बंदे ने बड़ी अच्छी मिसाल दी। उसने कहा जी सारे चोर रल के अपना SHO चुन लो आपके साथ करना क्या है। तो यहाँ पे ये हुआ कि जिन लोगों के ऊपर अदालतों में केसेस हैं, जिन लोगों के ऊपर करप्शन के बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं, उनकी पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी कि जनाब हमने किसको लेकर आना है अदालत में जज, और अब अक्सरियत के साथ वही फैसला करेंगे। तो यहाँ पे जो अब तक का फिगर है उसके मुताबिक 65 सेनेट में और 225 कौमी असम्बली में, और इसके अलावा वकला को और सिविल सोसाइटी को और अदलिया को अब रोल प्ले करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बार बार कहते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह को आप जानते नहीं, वो ये करेंगे वो करेंगे। अगर उन्होंने कुछ भी करना है तो दिस इज़ द टाइम, क्योंकि अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सीट खतरे में है। मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ऑफ़र की गई थी कुछ सोर्सेज के मुताबिक कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आपको नोटिफिकेशन करवा देते हैं, आप आईनी तरमीम का हिस्सा बन जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा जी हमने इस घिनौने खेल का हिस्सा नहीं बनना, ये जाली असम्बली है, ये आईनी तरमीम कर नहीं सकती। इमरान खान साहब का पहला वाला मौक़िफ़, और उसी मौक़िफ़ की वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद कोई आईनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं डाला। अब नाज़रीन एक खेल और पैदा हो गया है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो फिर जो कमेटी बनेगी जजेस की तकर्री के लिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर कोई जज जो है उसकी तकर्री नहीं कर सकेगी, क्योंकि वहाँ पे 8 बंदे चाहिए होंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो फिर अल्लाह ला खैर सल्ला। तो अब जो आईनी बेंच बनाया जा रहा है, इसका आप ध्यान में रखिएगा, ये चक्कर सारा यही है, ये सारा गोल चक्कर है। ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिलें और अपनी मर्जी के सारे जजेस लाके बैठा दिए जाएं, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्कि जितनी भी आपकी हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे भी आईनी बेंचेस बना के अपनी मर्जी के जजेस बैठा लिए जाएं, ताकि हुकूमत को किसी किस्म की मुश्किल हो ही ना, और अगर कभी हो तो उस मुश्किल को अदालत आसानी में तब्दील कर दे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।